हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी सारी चीजें जानी थी एंड लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो हमने रिएक्शन देखी थी वो देखा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम जिसमें हमने ये देखा था कि अगर वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड अगर स्लेक्ड लाइम में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो क्या डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे हमने देखा कि वाटर में आज सच कोई हमें चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको बबल्स नजर आएंगे, बट इन केस ऑफ स्लेक्ड लाइम टर्न मिल्की है ना, वो एक क्लाउडी सा पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है जिसको पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट। ठीक है, इनसॉल्युबल पार्ट वी कैन से, तो इसका फॉर्मेशन कर देता है और यहां से हमको ये पता चलता है कि ये एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड पता करने का। राइट, सो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, वी ऑलरेडी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 1 एंड आई होप कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर नंबर 2 एंड आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो लास्ट टाइम भी हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे बट स्टिल वी हैव टू डू मोर। यहां पे है हमारे पास, सो टेक अ, क्या लेना है हमको, टेक अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आप या तो विनेगर ले लो या तो लेमन जूस ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपको ऐड करना है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द फॉर्मूला इज NaHCO3। ये फॉर्मूला होता है, आप अपने बुक में ही लिख लेना। ठीक है, तो जैसे ही हम विनेगर में या फिर लेमन जूस में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, you would hear a fizzy bubbling sound and see the gas bubble form। तो यहां पे ना हमको एक गैस निकलते हुए नजर आएगी, उसका फिजिंग साउंड आएगा, फिज करके साउंड आएगा, बिल्कुल वही वाला जब आप कोक की बोतल को खोलते हैं और जब उसमें से वो फिज वाला साउंड आता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही साउंड आपको यहाँ पे भी मिलेगा। Pass this gas through a freshly prepared lime water kept in another test tube as shown in this figure 5.3। So if that lime water turn milky, इसका मतलब क्या है कि वो जो फिज वाली साउंड है वो किस चीज की है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर लाइम वाटर डू नॉट टर्न मिल्की, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, इट मे बी सम अदर गैसेस। राइट, सो pass this gas through a freshly prepared lime water kept in another test tube as shown in this figure। तो हम यहां से क्या ऑब्जर्व करेंगे, यस यहां से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, the lime water turn milky। तो क्लियर कट हमें भाई एक हमारा आंसर समझ में आ गया है ना, the lime water turn milky, यहां पे lime water milky में कन्वर्ट हो गया है। so what do you infer about the gas? So it is carbon dioxide 110%, right? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही है। So about the gas formed by the mixing vinegar and the baking soda, this indicate that gas formed is carbon dioxide। Now the representation of carbon dioxide is capital C, capital O and सबस्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, ऐसे नीचे की साइड हमको यहाँ पे 2 लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे हम ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता कर सकते हैं कि यस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हुई है। ठीक है, चलो एक और गैस के बारे में बताती हूँ, दैट इज हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट यू गाइज नो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। लेट्स सपोज कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एंड वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो कैसे पता करेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके आसपास ना आपको बर्निंग कैंडल या फिर मैचस्टिक लेके जाना है। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस के सामने बर्निंग कैंडल या फिर मैचस्टिक आएगा, इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। ठीक है, वैसे फट जाएगा, पॉप साउंड करके वो बर्स्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, पॉप साउंड के साथ वो बर्स्ट होता है, सो दैट इंडिकेट कि वी हैव हाइड्रोजन गैस। तो 2 गैस के टेस्ट के बारे में आपको पता चल गया है। राइट, चलिए
So this activity can also be performed using two small use bottles instead of test tube and flexible straw as shown in this figure. तो ये वाला experiment भी you can perform at your home. तो देखो ये experiment क्या है, यहाँ पे इस तरीके से किया गया है. हमने एक में लाइम वाटर ले लिया है एंड इन अनदर टेस्ट ट्यूब वी हैव विनेगर एंड उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया. ठीक है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा जैसे ही डाला हमने इस पूरे को पैक कर दिया एंड वी हैव स्ट्रॉ, ठीक है, इनसाइड दी टेस्ट ट्यूब. ठीक है, कौन से टेस्ट ट्यूब में, जिसके पास बेकिंग सोडा एंड विनेगर है. अब जो भी गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो जो भी गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी दैट गैस पास थ्रू दिस स्ट्रॉ एंड ये मूव करके कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी. और इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी लाइम वाटर है. ठीक है, तो जैसे ही गैस जब लाइम वाटर पे पड़ेगी तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्लाउडी हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई बात. और यहाँ पे भी ये इस तरीके से आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि घर में तो टेस्ट ट्यूब लेकर आओगे नहीं, पर ये बॉटल्स आपको आराम से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी. ठीक है, क्लियर है इतना. नाउ नेक्स्ट, सो since a new substance carbon dioxide is formed in this reaction, we say that chemical changes has occurred here as well. It can represented as, yes. तो जहां पे भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नई प्रॉपर्टी बनती है, तो उसको हम 100% केमिकल रिएक्शन ही बोलेंगे. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, 100% केमिकल रिएक्शन ही बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, बिकॉज हमें चेंजेस दिख रहे हैं, हमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस दिख रहे हैं. दैट्स व्हाई दे कंसीडर एज अ केमिकल चेंज. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, विनेगर के साथ हमने बेकिंग सोडा ऐड किया तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर सब्सटेंसेस भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, बट द मेन फोकस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमारा मेन फोकस यहाँ पे किस पे होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड पे होना चाहिए. रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग अ बेकिंग सोडा एंड वाटर. ठीक है, तो अब हमें सेम एक्टिविटी करनी है, बेकिंग सोडा का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे. डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, बेकिंग सोडा एंड वाटर यानी कि NaHCO3 का रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, वाटर के साथ कराना है. तो जब आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या आपको इसमें भी बबल फॉर्मेशन नजर आएगा, क्या ये फिजिकल चेंज है, क्या ये केमिकल चेंज है, ये हमसे यहां पे पूछ रहे हैं. ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद वाटर. बेकिंग सोडा जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब यहां पे क्या हो जाएगा, यस हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो एज सच तो बेकिंग सोडा को हमने पानी के साथ मिला दिया तो ये एक एक्वस सोल्यूशन हमें बनते हुए नजर आ जाएगा. ठीक है, एक डिसॉल्व सोल्यूशन बन जाएगा. राइट, नाउ 5.3 सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज. ठीक है भाई, और भी प्रोसेस देख लेते हैं जो केमिकल चेंज के बारे में बताता है. याद रखना केमिकल चेंज जो होते हैं ना बेटा वो इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो एक बार चेंज हो गया तो वापस से उसको उसकी पहले वाली सिचुएशन में हम नहीं ला सकते हैं. दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल. तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दैट इज केमिकल रिएक्शन वो हमारा इरिवर्सिबल होता है. वहीं जब हम फिजिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, सो दे आर रिवर्सिबल. ठीक है, वो रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होता है. इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज रस्टिंग. रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना, है ना. रस्टिंग का क्या मतलब है, जंग लग जाना. भाई लोहे में जंग लग गया है, आयरन ये स्टील में तो खैर इतनी जल्दी नहीं लगता है. ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब में जंग लग जाना, इसको हम क्या कहते हैं. अच्छा एक और बात, रस्टिंग के साथ साथ आपने कोरोजन टर्म भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन के जाओ. ठीक है, याद रखना हमेशा आपको रस्टिंग एंड कोरोजन कहीं ना कहीं साथ साथ में दिख जाएंगे, बट ये होते क्या है, क्यों इनको साथ में इस तरीके से लिखा जाता है. दोनों का मतलब होता है जंग लग जाना. ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, जंग लग जाना. लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई लोहे में जंग लग गई है, ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गई है तब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग का.
लेकिन जब हम लोहे के अलावा किसी के बारे में भी बात करते हैं, हम कहते हैं एल्यूमिनियम में जंग लग गया है, कॉपर में जंग लग गया है, किसी दूसरे अदर मेटल में जंग लग गया है, सो वहां पे हम कोरोजन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम रस्टिंग टर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बात समझ में कि कोरोजन एंड रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दोनों का मतलब जंग लगना ही होता है। रस्टिंग का मतलब आयरन में जंग लगना होता है, कोरोजन का मतलब आयरन को छोड़ के बाकी किसी भी दूसरे मेटल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें जंग लगना होता है। ठीक, इन द रस्टिंग ऑफ आयरन which you studied in the chapter the world of metal and non metal, तो ऑफ कोर्स रस्टिंग के बारे में हम ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं कि यहाँ पे ना क्या होता है कि मेटल के ऊपर, ठीक है, मेटल किसकी प्रेजेंस में आके, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में आके रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म, जिसको हम फ्लेकी सब्सटेंस कहते हैं, पाउडर फॉर्म बना लेता है। ठीक है, जो और धीरे धीरे जो आयरन है ये खोखला होना शुरू हो जाता है, ये खराब होना शुरू हो जाता है। सो दैट ब्राउन कलर सब्सटेंस, उसी ब्राउन कलर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, उसी ब्राउन कलर के सब्सटेंस को बेटा हम रस्ट कहते हैं। Thus, rusting is also a chemical change because it involved in the formation of a new substance. Rusting भी केमिकल चेंज ही है क्योंकि इसमें वो ब्राउन कलर का न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, पहली चीज, ठीक है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। एंड दूसरी चीज कि इट इज इरिवर्सिबल, वापस से हम उसको सही आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर आयरन खराब हो गया तो उसको हम नहीं बचा सकते, लेकिन अगर हमें पता है कि आयरन खराब होने वाला है या फिर आयरन खराब हो सकता है तो उससे पहले ही हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खराब होने के बाद हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो खराब ही होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रस्टिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कंसीडर्ड एज अ केमिकल चेंज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारा क्या है, कंबशन है। कंबशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को बर्न करना। अब कोई भी चीज कैसे बर्न होती है, क्या कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के बर्न हो जाएगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, बिना ऑक्सीजन के बेटा कुछ भी बर्न नहीं होता। तो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, बर्निंग in presence of oxygen, burning in presence of oxygen is considered as a combustion. So let us recall the burning of magnesium ribbon. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया जा रहा है, विच इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, है ना। ये सेम एक्सपेरिमेंट आपका क्लास 10th में भी दिया गया है एंड काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम वाले से। सो यहाँ पे देख रहे हो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस बंसन बर्नर। ठीक है, अब जैसे ही मैग्नीशियम को हम यहाँ पे बर्न करेंगे, दिख रहा है कैसा जल रहा है, ये दिख रहा है, ये जल रहा है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके जल रहा है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ये जलने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये एक व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, वी कैन से व्हाइट कलर के पाउडर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, विच इज व्हाइट कलर का पाउडर। So the world of metal and non-metal, can you predict it is physical or a chemical change? It is chemical change, है ना। ये हमारा कैसा चेंज है बेटा, ये हमारा यहाँ पे केमिकल चेंज है। ठीक है, कैसा चेंज है ये हमारा यहाँ पे, केमिकल चेंज है। ओके, सो when the magnesium ribbon is burned or new substance magnesium oxide is formed, तो मैग्नीशियम को बर्न करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है एंड दैट न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डेफिनेट सी बात है कि ये भी हमारा केमिकल चेंज में ही आएगा।
सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है? ये केमिकल चेंज में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड वी ऑब्जर्व दैट heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो बर्न करते टाइम यहाँ पे हीट भी इवॉल्व हो रहा है एंड लाइट भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट तो बन ही रहा है। तो एक क्लियर कट हमारा यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा और वी कैन से कि दिस इज केमिकल रिएक्शन। ठीक, सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब इसको अगर हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा, सो हाउ वी कैन राइट इट? सो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। एक और फॉर्म में बता दूं, देखो Mg प्लस O2 गिव MgO, बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा। तो अगर जो आप इस रिएक्शन को पेपर में लिखकर आते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये यहां पे जो लिखा है वहां पे जो लिखा है दोनों चीजें एग्जैक्ट सेम ही हैं। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है और हम कह सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे वर्ड की फॉर्म में है, वो हमारा सिंबल की फॉर्म में है, बाकी दोनों चीजें सेम ही हैं। A chemical reaction in which substance react with oxygen and produce heat और light, इसी को हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सब्सटेंस जो है वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसी को हम कंबशन बोलेंगे। Substance that undergoes combustion reaction are called combustible substance। तो जो चीज कंबस्ट हो जाती है, वी कैन से जो चीज बर्न हो जाती है, दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो चीज बर्न नहीं होगी, दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, कॉटन, कैरोसिन एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें बर्न होती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा? ये सारी की सारी चीजें बर्न होती है। तो अगर ये चीजें बर्न हो रही हैं, दैट मीन्स दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये कंबस्टिबल सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। ओके, लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या ऑक्सीजन एसेंशियल है, ये हमको बताना है। तो अभी तक तो देखो हमको पता है कि यस, कंबशन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है, वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते हमें कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सो फॉर दैट वी नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट। यस, सो यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। हमने पहले क्या किया? पहले कैंडल को बर्न किया। ठीक है, अब हमने उस कैंडल को बर्न किया और उसके ऊपर अब हमने ग्लास रख दिया, ये इस तरीके का कांच का ग्लास रख दिया। हम क्या देख रहे हैं कि कुछ टाइम तक तो कैंडल बर्न होगा एंड आफ्टर सम टाइम वो बुझ गया, है ना। कैंडल जो ब्लो हो रहा था अब वो क्या हो गया? अब वो शट डाउन हो गया, वो बुझ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे कैंडल है वो तभी तक बर्न कर रहा था जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही थी। जैसे ही हमने उसके ऊपर ग्लास रखा वो थोड़ी देर के लिए जला। क्यों? क्योंकि इस ग्लास के अंदर भी तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो तब तक वो बर्न हुआ। जैसे ही ग्लास के अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे कैंडल बुझ गया। ठीक है, तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन फॉर कंबशन। बिना ऑक्सीजन के कंबशन होगा ही नहीं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होने वाला है। सो एक्टिविटी 5.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल ऑन अ 2 सेपरेट पेट्री डिश एंड लाइट देम। तो 2 कैंडल यहां पे रखना है। ठीक है, अलग अलग पेट्री डिश में उसको ब्लो कर दो, लाइट अप कर दो। कवर वन ऑफ दीज विद द ग्लास टम्बलर एज शोन इन दिस फिगर। एक कैंडल को हमें ग्लास टम्बलर से ढक देना है। What happened to the candle flame in the 2 cases? जो नहीं ढका है it's still glowing, है ना, वो तभी भी बर्न होता रहेगा। एंड जिसको हमने ढक दिया वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, दैट्स वाई। और यहां से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड। ठीक है, हमने ये देखा
कि जो कैंडल कवर्ड नहीं था, ठीक है, इट्स कंटिन्यू टू बर्न भाई, वो तो बर्न होता जा रहा है, होता जा रहा है। वेयर एज द कैंडल दैट वॉज कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर, जिस कैंडल को हमने ग्लास टम्बलर से कवर कर दिया था, इट स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, वो तो बुझ गया भाई कुछ टाइम के बाद। व्हाई डज दिस हैपन? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस कैंडल को, उस बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। सिंस the candle covered by a glass tumbler does not have a continuous supply of the air, the flame get extinguishes soon. अगर उसको एयर नहीं मिलेगा, एयर का मतलब है यहाँ पे क्लियर कट ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो बुझ जाएगा। The component of the air that support combustion is oxygen. और वो कंपोनेंट क्या है एयर का? दैट कंपोनेंट इज ऑक्सीजन। एयर का वो कंपोनेंट ऑक्सीजन कहलाता है। This can be confirmed by the presence of the carbon dioxide in a glass tumbler inverted on the candle. And how can you test the presence of carbon dioxide gas? That you know. कैसे पता करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? Yes, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पता करते हैं? उसको हम लाइम वाटर के साथ लेके जाएंगे। इफ लाइम वाटर टर्न मिल्की, दैट मीन्स हमारे पास जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और अगर लाइम वाटर मिल्की में टर्न नहीं होता है, मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? नाउ you can test the carbon dioxide by adding a small amount of lime water. यही अभी मैंने आपको बताया था। In the petri dish, you will notice that it turned milky. The carbon dioxide was formed by the carbon from the wax and the oxygen from the air. In other words, oxygen is required for the combustion. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि बर्निंग के लिए, किसी भी टाइप के बर्निंग के लिए, ठीक है, किसी भी टाइप के बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। इवन जो हमारा गैस सिलेंडर है, ठीक है, लाइटर से जब हम गैस जलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो चीज बर्न होती है वो छोटा सा गोल सा जो होता है, उसमें भी छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो छोटे छोटे से होल्स क्यों होते हैं? हाँ, उसके अंदर गैस आएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कभी आप देखो कि खाना बनाते बनाते क्या होता है, काफी सारा खाना चूल्हे पे ही गिर जाता है, तो वो जो होल्स होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहेगी, तो प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो जो बर्तन है हमारे वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसको आराम से रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना जब भी खाना बनाओ, ठीक है, आप या फिर आपके घर में कोई भी, तो वो जो नोजल्स होते हैं, वो छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं, उसको क्लीन रखना है। ठीक है, उसको क्या करना है बेटा? उसको क्लीन रखना है ताकि बर्तन जो है वो ब्लैकिश ना हो। ओके, ठीक है, सो इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। साइंस एंड सोसाइटी। If a person's clothes catch fire, what is the best way to extinguish the fire? देखो, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको भागना नहीं चाहिए, पहली चीज, क्योंकि वो जितना ज्यादा भागेगा या फिर भागेगी उतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगा। उतना ज्यादा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो आग की लपटें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसको क्या करना चाहिए? एक कंबल से, एक ब्लैंकेट से लपेट देना चाहिए। कंबल क्या करेगा, ब्लैंकेट क्या करेगा? बैरियर को क्लोज कर देगा। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन आ रहा है ना उसमें बैरियर बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन की पावर को, उसकी सप्लाई को कट कर देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से आग बुझ जाएगी। भागना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी भागना नहीं है। राइट, सो रैप अ ब्लैंकेट और अ क्लॉथ अराउंड द पर्सन्स एंड दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर एंड द फायर गेट एक्सटिंग्विशेस। सो उसको ढक दो, किसी मोटे कपड़े से उसको ढक दो ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाए और आग बुझ जाए। ठीक है, सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज्ड टू पुट आउट द फायर एज दे कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन। तो हमें कुछ थोड़ा सा कॉटन टाइप में जो जल्दी बर्न ना हो, ठीक है, उस तरीके का फैब्रिक लेना है। अगर हमने सिंथेटिक फैब्रिक लिया तो बुझाने के चक्कर में क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा कपड़ा और उसी के बॉडी में लग जाएगा, विच इज मोर डेंजरस। ठीक है, सो ये समझ में आया कि अगर आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैसिनेटिंग फैक्ट्स। सो यहाँ पे है जुगनू, जिसको हम कहते हैं फायर फ्लाइज। आपने जुगनू देखा होगा,
चमकते हैं वो रात को टिमटिमाते हैं। क्या वो सिर्फ रात को ही टिमटिमाते हैं? क्या वो दिन में नहीं टिमटिमाते? भाई उनके अंदर हर टाइम वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, पर दिन में इतनी ज्यादा लाइट होती है कि हमको उनका चमकना नजर नहीं आता, ठीक है, और रात को अंधेरा होता है इसलिए वो हमको चमकते हुए नजर आते हैं। सो नेचर्स वंडर, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स emitting light in a garden or a field in late evening. Yes, these insects are called fireflies. इन insects को हम क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं। जुगनू means fireflies. And their light is produced by a chemical change. और इनकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है, जिस केमिकल चेंज की वजह से कलर शो कर पाते हैं, ये लाइट शो कर पाते हैं, वी कैन से। This type of light productions without heat in living organisms is called bioluminescence. यानी कि जो देखो ल्यूमिनेंस का क्या मतलब होता है? विच हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है? बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन? क्या सिर्फ एयर का होना ही काफी है? देखो अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं सो वी नीड फ्यूल ऑल्सो। ऑक्सीजन इज नेसेसरी नो डाउट, बट हम बर्न किसको करेंगे? दैट फ्यूल भी तो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। फ्यूल इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी लर्न अबव दैट combustible substance and oxygen are necessary for combustion. combustible substance क्या? जो चीज बर्न हो रही है, ठीक है, combustible substance क्या? जो चीज बर्न हो रही है। So we learned above the combustible substance and oxygen are necessary for combustion. We also know that paper is a combustible substance. जो चीज बर्न हो रही है उसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं, and they are called combustible substance, ठीक है, उसको हम और क्या कहते हैं? तो उसको हम combustible substance कहते हैं। But we can keep it in the air for any length of time without it catching fire. What else is needed to start combustion? हाँ, क्या क्या चीजें जरूरी होती है? वो combustible substance जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, दैट इज कॉल्ड इग्निशियन टेम्परेचर, ठीक है, क्या जरूरी है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिससे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस अगर कर दिया तो वो चीज बर्न होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक उस इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस नहीं किया चीजें बर्न नहीं होंगी, ठीक है। सो लेट अस लर्न अबाउट दिस। चलिए भाई, तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। सो यहां पे देखो क्या है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर अ सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। होल्ड अ पीस ऑफ द पेपर विद द पेपर टोंग एंड ब्रिंग लाइट मैचस्टिक टू इट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपको क्या करना है, पेपर लेना है और यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास से उस एक ही पेपर पे हमने फोकस किया। ठीक है, हमने क्या किया, हम यहाँ पे बर्निंग मैचस्टिक लेकर आ रहे हैं। जैसे इसके ऊपर बर्निंग मैचस्टिक लेकर आएंगे इट बर्न क्विकली, ठीक है, इट क्विकली कैचेस फायर। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस? यस, हाँ, बर्निंग प्रोसेस के लिए हमको फायर की जरूरत होती है। समटाइम हीट देने से भी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो पहले वाले में तो हमने सीधा भाई उसको बर्न कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक। सेकंड क्या कह रहे हैं, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब दूसरा पेपर फिर से लो, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको चेक करो। फोकस द सन रेज टू मेक अ स्मॉलेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। इस तरीके से फोकस करना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से पेपर के एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा डार्केस्ट, हम ऐसे बोलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एक ही पेपर पे पड़े। ठीक है, विच हेल्प पेपर टू कंबस्ट। ओके, द पेपर एज शोन इन दिस फिगर, होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम। तो जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हमें उसको होल्ड करके रखना है एंड हमें देखना है कि मैचस्टिक से तो पेपर बर्न हो गया, क्या हीट की वजह से भी पेपर बर्न होता है? तो आंसर है यस, हीट की वजह से भी पेपर बर्न होगा। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट पेपर स्टार्ट टू एमिट स्मोक एंड देन कैचेस फायर। देख रहे हो यहां पे इस वाले में, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने कंटिन्यूएशन में मैग्नीफाइंग ग्लास से एक ही पॉइंट पे बहुत देर तक ऐसा निशाना बना के रखा तो हमने देखा कि सन की रेज की हेल्प से ये पेपर जो है वो बर्न होना शुरू हो गया।
ठीक है, पेपर जो है वो क्या होना शुरू हो गया, बर्न होना शुरू हो गया। Thus we find that substance can burn even without fire. कुछ सब्सटेंस बिना फायर के भी बर्न होते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज? तो ये दोनों के दोनों ही केमिकल चेंज है, ठीक है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। बर्निंग कभी भी फिजिकल चेंज में नहीं आता है, वो हमेशा केमिकल चेंज में ही आएगा, ठीक। Focusing sun rays on the paper heat it, the temperature of the paper increase with the time, and after some time the paper becomes so hot that it start burning. तो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूएशन में जब हीट पड़ता गया तो पेपर की जितनी भी कैपेबिलिटी थी टू एक्सेप्ट द हीट, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर दैट इट स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गया, बर्न होना शुरू हो गया। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये बताया था, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे सब्सटेंस जस्ट बर्न होना स्टार्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर को बेटा हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सिंस द टेम्परेचर ऑफ अ लाइटेड मैचस्टिक वाज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, सो इट कैचेस फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हम ऐसा बोल सकते हैं कि फायर वहां पे जाके प्रोड्यूस करेंगे, सो इट बर्न मोर क्विकली, ठीक है, वो और ज्यादा जल्दी बर्न हो जाएगा। इट्स डिपेंड, अगर हम मिनिमम हीट देंगे तब तो उसको समय लगेगा, लेकिन अगर हमने मैक्सिमम हीट ही दे दिया तो वो तुरंत के तुरंत ही बर्न हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर अ कंबशन प्रोसेस टू अकर, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कंबशन प्रोसेस करने के लिए कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, एक तो फ्यूल की जरूरत है, दूसरा ऑक्सीजन की जरूरत है, तीसरा हीट दैट अलाउ फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उतना हीट देना एक सब्सटेंस को कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाए, एंड इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ही बर्निंग स्टार्ट होती है, उससे पहले बेटा कोई बर्निंग नहीं है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, इग्निशन टेम्परेचर होगा तो बर्निंग होगी, इग्निशन टेम्परेचर तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो बर्निंग नहीं होगी। कौन कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा उतना हीट ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा जा सके। ओके, नाउ तो अपनी नोटबुक में ये वाला जो फायर ट्रायंगल है ये जरूर बना लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नाउ 5.4 physical and chemical changes occur in same process, so we will do in next class। इसको हम यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो आई होप कि अभी तक इन 2 लेक्चर्स में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके सारे कमेंट का आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, राइट। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिलेगी जिसमें हम लेक्चर 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उसी को रिवाइज करो, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एनसीईआरटी को खुद से भी रीड करना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।